Rahim, Assalamu alaikum to all of you. हाइड्रोकार्बन्स यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर को लेकर के मैं आप लोगों के सामने मौजूद। माय डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। सेकेंड ईयर पार्ट हो गया। चैप्टर नंबर 8 अल्केन्स और अल्कीन्स वाला पोर्शन, और उसमें भी सिलेक्टेड अल्केन्स के क्वेश्चंस हैं। और दूसरे नंबर पर आ जाता है बेंजीन वाला पोर्शन, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। इस यूनिट से आपको 4 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इट मींस दैट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा यूनिट जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो ये हाइड्रोकार्बन्स वाला यूनिट बनता है। आइए जरा इस यूनिट के थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन को चेकआउट कर लें। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्केन्स का डिटेल एम्फेसिस करते हुए कंबस्शन पर, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बड़े मजे के कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। उसके बाद अल्कीन्स के अंदर प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स आ जाएगा, और रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स ओवरव्यू, जनरल व्यू आप लोगों को दूंगा इसके अंदर। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स हमारे पास जो है बेंजीन आ जाएगा। बेंजीन के हवाले से उसके बेंजीन के स्ट्रक्चर, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड उसके मैकेनिज्म है, साइड चेन ऑक्सीडेशन है, और 2 मेटा पैरा डायरेक्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग अब चलते हैं अल्केन्स की तरफ। और अल्केन्स में हम लोगों ने जैसा कि पढ़ना है कंबस्शन को, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को, और इसमें इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन के हवाले से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारी बातचीत हम लोग तय करेंगे। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, क्लियर कट बता दिया था कि कौन से टाइप के कंपाउंड्स में कौन सा टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म शो होता है। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले अल्केन्स, आपको पता है पैराफिन्स कहते हैं, लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, अनसैचुरेटेड नहीं होते, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने लगे हैं कंबस्शन ऑफ अल्केन्स। कंबस्शन ऑफ अल्केन्स। रिगार्डिंग टू अल्केन्स कंबस्शन, मैं बच्चों को एक बात बताता हूं, आप लोगों को भी अगर मैंने पढ़ाना शुरू करना है तो बिल्कुल उसी अंदाज से शुरू करना है कि फॉर एग्जांपल आप एक अल्केन लेते हैं CH4। CH4 अल्केन को अगर आप कंबस्ट करना चाहते हैं तो बेटा क्यों ना सिर्फ कंबस्शन की बजाय उसके तमाम के तमाम वो पॉसिबल क्वेश्चंस पढ़े जाएं जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है मीथेन। ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने जो चीज़ें याद रख लेनी होती हैं, जो आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, उसमें आप लोगों को रिएजेंट, उसमें आपको कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन O2 सप्लाई के अंदर ये काम शुरू करता हूं, यानी कि हीटिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, तब क्या प्रोडक्ट्स बनेगी? लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, लिमिटेड O2 सप्लाई जो है उसमें क्या होगा? हीटिंग किया जा रहा है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ O2 में अगर हीट किया जा रहा है, एब्सेंस ऑफ O2 में हीट किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा? ये एक एडिशनल बात आप लोगों को पता चल गई। और इसके बाद कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर ट्यूब है और साथ में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और नेसेंट ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करवा रहे हैं इन अल्केन्स के साथ, तो क्या प्रोसीजर है? ये आप लोगों के पास इस वक्त 4 डिफरेंट केसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा। लाइक सबसे पहले एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंबस्शन, याद रख लीजिएगा, इसको बोला जाता है कंबस्शन। उसके साथ ही अगर लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई की बात करूं तो लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई के केस में आ जाएगा ये इनकम्प्लीट कंबस्शन कहलाती है, या इसको हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन या ऑक्सीडेशन। उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर ये कहलाती है पायरोलिसिस या क्रैकिंग, पायरोलिसिस और क्रैकिंग कहलाती है। और इसके बाद ये कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सेल्सियस कहलाती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब अगर कंबस्शन हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये रिएक्शन होगा तो मीथेन CH4 रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ और बनेगा
आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर 2H2O बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को मैंने 2 ऑक्सीजन यूज़ कर दिया। यहाँ पे आपको पता है हीट भी प्रोड्यूस होगी, प्लस साथ में लिख देता हूँ हीट। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये हीट क्या कहलाती है, ये कहलाती है हीट ऑफ कंबस्शन, डेल्टा HC कहते हैं इसको। और इस मीथेन के पर्टिकुलर केस में -891 किलो जूल पर मोल है ये हीट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो वैल्यू है ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये हीट यहाँ पे रिलीज होनी है, +8 का मतलब ऊपर था कि प्रोडक्ट के साथ बनती है, तो वो नेगेटिव एक्चुअली रिलीज को शो करती है। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ जो बात मैं अब शेयर करने लगा हूं वो बड़ी तवज्जो से समझिएगा। ये बात मैं पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता चुका हूं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे हीट ऑफ कंबस्शन बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ईज ऑफ कंबस्शन, जलने में आसानी जो है ये कम हो जाएगी। ईज ऑफ कंबस्शन कम हो जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स हीट ऑफ कंबस्शन में इजाफा होगा। ये मैंने किसके साथ रिलेट करके आप लोगों को बताया, ये मैंने कार्बन नंबर के साथ रिलेट करके आप लोगों को बताया है। इसको आप लोग इसी लिहाज से ज़हन में रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात आप लोगों के साथ क्या शेयर करने जा रहा हूं मैं, वो भी आइए जरा यहां पर डिस्कस हो जाए कि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता चला जाएगा, कंबस्शन के लिए जो ऑक्सीजन के मोल्स रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ते जाएंगे। इस बात को भी अगर मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूं तो ये कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, जिसमें आप लोग देखिए कि अगर आप लोगों के पास 8 कार्बन है तो आपके पास 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। मैं जिस तरह मीथेन की बात कर रहा था कि मीथेन की कंबस्शन जब करवाई जाएगी तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, जो कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से देखा जाएगा। अगर हमारे पास इथेन आ जाता है और हम इथेन की कंबस्शन करवाते हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। इसको बैलेंस करना हो तो 3 और 4 7/2 हो जाएगा ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम, जो कि 3.5 बनते हैं, यानी कि ऊपर 2 थे तो नीचे 3.5 मोल्स बन रहे हैं। इसी तरह अगर मैं प्रोपेन की बात करता हूं तो प्रोपेन की कंबस्शन करवा करके देखते हैं, हमारे लिए यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑफ कोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स 4 मोल बने 4 और 6 बने 10। इसका मतलब है 5O2 तो 3.5 से बढ़ के 5 हो गए। तो क्या तय करें कि नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स के बढ़ने से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड भी बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि नंबर ऑफ कार्बन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है मोल्स ऑफ O2 फॉर कंबस्शन, मोल्स ऑफ O2 फॉर कंबस्शन। वो मोल्स ऑफ O2 जो कि कंबस्शन के लिए रिक्वायर्ड है उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका एक ग्राफिकल क्वेश्चन भी आता है, वो भी अभी थोड़ी देर में आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन आप लोगों को पहले इनकम्प्लीट पायरोलिसिस और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन डिटेल में बता दूं। इनकम्प्लीट कंबस्शन या ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो आप लोगों के सामने ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से आपको एक तो मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा, प्लस साथ में कार्बन भी प्रोड्यूस होगा। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन में आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अभी इनकम्प्लीट कंबस्शन की सारी डिटेल चीज़ें आप लोगों के साथ बनाऊंगा। ये देखो मीथेन में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन ब्लैक जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये आप लोगों का एक और एमसीक्यू का यहाँ पे जन्म लेने का बायस बन सकता है कि पोल्यूटेंट कौन से टाइप की कंबस्शन प्रोड्यूस करती है, कंप्लीट कंबस्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई वाली प्रोड्यूस करती है या इनकम्प्लीट कंबस्शन प्रोड्यूस करती है। तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट है। तो पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन। ये बात डन होगी, ये बात तय होगी, ये बात आपके ज़हन में रह जानी चाहिए। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से वो कंपैरिजन में भी चल के आप लोगों को पढ़ाता हूं कि इसके अंदर कंपैरिजन क्या बनता है। पायरोलिसिस या क्रैकिंग के ऊपर बात करें तो इसी मीथेन को अब मैंने हीट करना है। सब यहाँ पे जगहों पर हीट किया जा रहा था, हीट कर रहा हूं, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो सिंपली कार्बन अलग और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ये एब्सेंस ऑफ एयर में हीटिंग कहलाती है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था ना, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा सिनेरियो उस चीज के अंदर जो है वो इंक्लूड हो गया, ठीक है।
तो मैं एक ज़रूरी कॉल बेटे लेना चाह रहा हूँ, मैं वो लेते हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर? ठीक है सर, आप ऐसा करें कि तशरीफ़ लाएं, अंदर आके बैठें, आप अंदर आ जाएं और मैं गेट सर खुलवा देता हूँ, मैं सर गेट खुलवा देता हूँ और मैं असल में बस कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग से जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपके पास आ जाता हूँ सर। ठीक है सर, आप मैं गेट खुलवा देता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये भी एक ज़रूरी कॉल थी जो मैं लेना चाह रहा था। गेस्ट कुछ आए हुए थे जामपुर से। जस्ट वेट अ सेकेंड, उतनी देर आप जो है वो क्वेश्चन के बारे में सोचो जो मैंने पूछने हैं, जो कि तुम लोगों को नहीं आने हैं, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाए। वालेकुम सलाम। अच्छा जैन, मैंने ना कुंडली लगाई, मैं रिकॉर्डिंग करूँ बाहर ना, गेट पे गेस्ट आए, मैं गेट खुलवा के ना उनको अंदर बिठा दो, पानी शानी पिलाओ, मैं रिकॉर्डिंग करके फ्री होके आता हूँ। ठीक है जी जी, इधर ऑफिस में बिठा देना इनको अंदर। ठीक है, पानी वगैरह पिला दो। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पायरोलिसिस एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर हीटिंग को बोल रहे थे, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था। क्वेश्चंस की तरफ मैं बढ़ता हूं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आप लोगों को नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो लेकर के रिएक्शन को प्रोसीड करवाना होता है। ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का या आधा मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का रिएक्ट कर रहा है और आपको कॉपर ट्यूब और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैथानॉल मिल रही है एज ए प्रोडक्ट। ओके, इस मैथानॉल का रिएक्शन फिर आगे फर्दर प्रोसीड होता है दोबारा से एक नेसेंट ऑक्सीजन और सेम वही कंडीशंस कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। ऑक्सीजन की बेस पर हम लोग एडिशन की बात करें और आपको फॉर्मेल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करती है। इसी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को फर्दर प्रोड्यूस करूं, आगे या प्रोसीड करूं, तो एक और नेसेंट ऑक्सीजन देते हुए मैं यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बना सकता हूँ। और आपको पता होना चाहिए फॉर्मिक एसिड जो है वो एक अनस्टेबल एसिड है। ये फट से फर्दर ऑक्सीडेशन और हाई टेम्परेचर के साथ ट्रीट होने पर आपको फाइनली देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये आप लोगों के पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की सीक्वेंस के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बनी हैं। यहां से क्या क्वेश्चन आने हैं ये अब आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड या मोल्स ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड जो है उसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को एक तो मैंने अब ग्राफिकल क्वेश्चन सिखाना है कंबस्शन के लिहाज से, और इसके अलावा कुछ आप लोगों के साथ शेयरिंग करनी है। शेयरिंग रिगार्डिंग टू जो हमारे पास MCQs है जो पेपर में आने उसके हवाले से बात, लेकिन थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते। कंप्लीट कंबस्शन में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। बिकॉज द एयर वी ब्रीथ 21% ऑक्सीजन है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन। कंबस्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बात हो चुकी है। एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट दोनों। देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कंबस्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में। मोस्टली बच्चे हीट को टिक कर देते हैं बेटा, साथ में लाइट रोशनी भी, बॉन फायर। तो हीट और लाइट दोनों की फॉर्म में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन ए फ्यूल अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन इट रिलीजेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल बीइंग रिएक्टेड, क्योंकि उसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। कंप्लीट कंबस्शन इज यूजुअली कैटेगराइज्ड बाय अ ब्लू फ्लेम। ये आप लोगों ने याद रख लेना है कि कंप्लीट कंबस्शन को ज्यादातर ब्लू फ्लेम के साथ कैटेगराइज किया जाता है। ये आप लोगों ने पॉइंट ध्यान में रख लेना, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्शन इज आल्सो ए रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल बट प्रोडक्ट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन। इनकम्प्लीट कंबस्शन occurs when a combustion reaction occurs without a sufficient supply of oxygen, बात हो चुकी है।
इनकम्प्लीट कंबस्शन इज ऑफर अनडिजायरेबल बिकॉज इट रिलीजेज लेस एनर्जी दैन कंप्लीट कंबस्शन। तो एनर्जी वाइज लेस एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि मैं ये कह देना चाहता हूं कि जब आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो यहां पर भी आपको कार्बन ब्लैक प्लस हीट मिलेगी, यानी कि इसके अंदर भी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आपके पास कंप्लीट कंबस्शन के केस में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस प्योर कार्बन सूट, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कार्बन प्योर सूट बनता है विच इज मैसी एंड कैन बिल्ड अप इक्विपमेंट्स, चिमनीज वगैरह के अंदर जो है वो स्टिक होता चला जाता है, कार्बन ब्लैक सूट के तौर पे हमें देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट कंबस्शन इज कैटेगराइज्ड बाय ऑरेंज कलर्ड फ्लेम जस्ट लाइक दिस। तो ये जो ऑरेंज कलर्ड आपको फ्लेम नजर आ रहा है ये आप लोगों के पास इनकम्प्लीट कंबस्शन की एक इंडिकेशन है। लो जी, ये बातें अगर आप लोगों को फ्लेम वाली पता चल गई है तो अब उस क्वेश्चन का जिक्र हो जाए जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा था। एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है और ऑफ कोर्स एक जो है वो कंबस्शन से रिलेटेड है। ये देखें, यहां पे मैं लिखता हूं मोल्स ऑफ O2 फॉर कंबस्शन और यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड और साथ में कंबस्शन ऑफ कार्बन एटम्स आ गया। मैं आप लोगों को 4 लाइंस लगाकर देता हूं, 1 2 3 4, ये 4 डिफरेंट लाइंस और कर्व्स है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। फैसला तुम लोगों ने करना है, जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड भी बढ़ते चले जाते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये कर्व नहीं होनी चाहिए जो पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रहा है फिर कार्बन नंबर कांस्टेंट करके मोल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, नॉट एट ऑल। ये देखें यहाँ पे कार्बन नंबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन मोल ऑफ ऑक्सीजन टच से मस नहीं हो रहे, इसका मतलब चार्ली भी गई। कार्बन नंबर बढ़ने पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कम होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन भी गई। कार्बन नंबर भी बढ़ते चले जा रहे हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड भी बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे आंसर बीटा बनेगा। तो ये जो कर्व है ये निहायत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को इस क्वेश्चन के हवाले से आइडिया दे रही है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से जो है वो रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास अब आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन होगा कि हाउ मैनी मोल्स, ये भी पूछा जा सकता है, मोल्स ऑफ O2 required for complete combustion of butane, 1 mole of butane, 1 mole of butane, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। आइए जरा इक्वेशन लिख लेते हैं, C4H10 जैसा कि आप लोग जानते हो फॉर्मूला। ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाया, आपने कहा सर जी सीधे सीधे 4 तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना देने हैं और 5 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि 10 हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। 4 2s are 8, 8 and 5 बन गया आपके पास 13। तो 13 को अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है तो 13/2 करना पड़ेगा मुझे। तो ये बेटे 13/2 अब आप लोगों के पास कितना बनता है, 12 को हाफ करें तो 6 बनता है, ये 6.5 मोल बनने तो 6.5 मोल्स O2 रिक्वायर्ड होंगे। तो ये 6.5 मोल्स ऑफ O2 है गैस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोगों ने ज़हन में रख लेनी। एक तो ये क्वेश्चन होगा। फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लो। वो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, या तो सवाल पूछा जाता है या ऑक्सीजन गैस फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 इनटू फॉर्मिकेशन। 1 मोल ऑफ CH4 को ऑक्सीडाइज करके फॉर्मिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम या कितने मोल्स ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड है, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आइए जरा पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा था
मीथेन में 1 मोल ऑक्सीजन एटम ऐड हो या आधा मोल ऑक्सीजन गैस, आपको पता है 1 मोल एटम का मतलब है आधा मोल मॉलिक्यूल का। क्या मतलब? एटम कितने हैं मॉलिक्यूल में? 2। अगर 1 एटम पड़ा होगा तो वो आधा मॉलिक्यूल कहलाएगा, अगर 2 एटम्स होंगे तो पूरा मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल का तो 1 मोल बनता है, लेकिन एटम्स के कितने मोल्स बनते हैं? 2 मोल्स। इसी तरह 1 एटम हो तो एटम का तो 1 मोल बनेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स के कितने बनेंगे? हाफ मोल बनेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, वो भी आपको बता देता हूं। अभी आप देखें कि ये मैथनॉल बनी, डन हो गया। मैथनॉल आगे एक और ऑक्सीजन को लेती है और फॉर्मल्डिहाइड में जाती है, गुड हो गया। फॉर्मल्डिहाइड एक और ऑक्सीजन को लेते हैं और फॉर्मिक एसिड में जाते हैं। बस यहां पे हम लोगों ने अब रुक जाना है। तो अगर आप टोटल काउंट करते हैं, 1 मोल ऑफ एटम, फिर दूसरा मोल ऑफ एटम ये पड़ा हुआ है, फिर तीसरा मोल ऑफ एटम भी ये पड़ा हुआ है, तो टोटल 3 मोल्स ऑफ एटम्स हुए। लेकिन मॉलिक्यूल्स के अब कितने मोल है? तो आप लोगों को इन एटम्स की तादाद को मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटॉमिसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, या वैसे भी कॉमन सेंस से भी काम ले लें। 2 एटम्स मिलकर 1 बनाते हैं, एक और आधा मिला लें तो 1.5 मोल बनेंगे O2 के। O2 के बनेंगे 1.5 मोल। लेकिन वो जो एक छोटा सा फॉर्मूला है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, वो भी आप लोगों ने याद रख लेना है कि मोल्स ऑफ एटम्स को अगर आप एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दें, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दें तो आपके पास मिल जाएंगे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो सिंपल, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। कितने मोल्स ऑफ एटम्स बन रहे थे अभी यहां पे जो मैंने आप लोगों के सामने ये रखा, ठीक है। अगर आप लोग और फरमाएं 1, 2, 3 मोल्स ऑफ एटम्स। और O2 मॉलिक्यूल की अगर आप एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो एटॉमिसिटी कितनी होती है? 2। तो मोल्स ऑफ एटम है 3, एटॉमिसिटी है 2, तो 3/2 का मतलब आप सब लोग जानते हैं 1.5 बनता है। तो 1.5 मॉलिक्यूल्स के मोल्स होंगे, ऑक्सीजन गैस के मोल्स होंगे, लेकिन 3 मोल्स ऑफ एटम्स होंगे। तो ये जो बात आप लोगों को बताई है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1.5 मोल बन रहे हैं O2 गैस के, लेकिन 3 मोल्स बन रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स के। ये जो सारी की सारी स्टोरी आप लोगों के साथ क्वेश्चंस का बंच मैंने शेयर किया, ये था कंबस्टन रिएक्शंस ऑफ अल्केन, जिसमें आप लोगों ने एक ग्राफिकल क्वेश्चन पढ़ा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड के बारे में पढ़ा, हीट ऑफ कंबस्टन के बारे में पढ़ा, कार्बन नंबर के साथ कैसे चेंज होती है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा, ये कलर्स ऑफ द फ्लेम्स के बारे में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन हासिल की, और ये एक ओवरऑल मैप था, चार्ट था जो कि कंबस्टन को एलैबोरेट कर रहा था। विद ऑल दिस स्टफ नाउ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और मैं अगली जो वीडियो बना रहा हूं ऑफ कोर्स वो दूसरे टाइप के रिएक्शंस के ऊपर है जो कि एल्केन्स के हैं, हैलोजिनेशंस। वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो फॉर द टॉपिक ऑफ हैलोजिनेशन, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।